नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी है लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जो कि कहानी उपन्यासकार बहुत इन चीज़ों के लिए फेमस हैं। इन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक कहानियाँ और गांव से संबंधित कहानियाँ, जैसे कि लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं वो किस तरह से पीड़ा सहन करते हैं, वो सब चीज़ इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। जब हम इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो हम इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये सब घटनाएं हमारे सामने ही घटित हो रही हो। उसमें से एक कहानी जो है इनकी, वो है दो बैलों की कथा, जो कि आपके कोर्स में है। इसमें उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, पहले हम कविता जो आपकी दे रखी कहानी, उसके अनुसार इन्होंने थोड़ा सा सारांश रूप इसमें प्रस्तुत करा है, उसे पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में बताया गया है कि प्रेमचंद के पंचतंत्र व हितोपदेश के साथ की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब हम इसके कुछ सारांश रूप में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत विस्तार रूप में दे रखी है, पर आप पूरा पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। इस टाइप से वो कहानी है। दो बैलों की कथा जो दे रखा है, इसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो प्रसिद्ध कहानी है, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं दो बैल। जैसा कि आपने इसके जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं, दो बैलों की कथा। तो इसमें दो बैलों की ही कहानी बताई गई है। हीरा और मोती नाम की ये जो दो बैल थे, वो बैल बड़े सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक के रूप में प्रेमचंद्र जी ने प्रस्तुत किए हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाना अत्याचार सहते थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारा शायद किस्मत ही है। कहानी के माध्यम से वे भारतीय लोगों की स्वतंत्रता दिखाना चाहते हैं कि वो उन लोगों को, अगर हमारे भारतीय समाज में आज़ादी चाहिए तो उन्हें कितना संघर्ष उसके लिए करना पड़ता है, वो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में दे रखा है कि बैल एक सीधा साधा जानवर है, जिसका इन्होंने आरंभ गधा जो जानवर है उससे परिचित करते हुए बताया है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अगर किसी को गलत कहना तो बोल देते हैं गधा, तो वही बताया, सीधे साधे होने के कारण ही उनको बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधा साधापन और जो सहनशीलता होती है, वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपनाना बहुत मुश्किल हो गया और उन्हें अपमान सहन करना पड़ा था। गधे से कुछ ही कम सीधा और एक और प्राणी है जो है बैल। इसे हम गधे से कम ही मानेंगे, क्योंकि गधा कुछ ज़्यादा सीधा साधा है। बैल भी सीधा होता है, लेकिन इतना सीधा नहीं होता है। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसीलिए इसका स्थान हमने गधे के रूप में नहीं रखा है। फिर इसके बाद हीरा और मोती जो एक बैल थे और एक सच्चे मित्र थे, जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। कोई भी हालत हो, जैसे आप कहानी पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि इतनी परिस्थितियाँ इतना ज़्यादा उनकी चेंज हुई थी, कहीं कहीं पर उन्हें कितना परेशानी का सामना करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था और अपनी मित्रता पूरी तरह से निभाई थी। एक कहानी का उद्देश्य इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो हीरा मोती हैं
वो झुर्री द्वारा पाले गए 2 बैल हैं। दोनों की जो जाति है वो एक ही है। वह बड़े सुंदर हैं, सुडौल हैं और देखने में जो भी उसे देखेगा वो मोहित हो जाते थे, इतनी सुंदर वो बैल थे। लंबे समय से एक साथ साथ रहने के कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते थे, खेलते थे और धौल धप्पा करते थे, यानी जो जैसे जानवर एक्टिविटी करते हैं। वे एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झुर्री और मोती झुर्री हीरा मोती को कुछ समय के लिए अपने ससुराल में छोड़ देता है। कारण ये होता था, पहले परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि सब एक दूसरे की पूरी तरह से सहायता करते थे, क्योंकि धन उस समय बहुत कम होता था और लोग एक दूसरे की जैसे भी सहायता कर सकते थे वो करते थे। इसी प्रकार से झुर्री ने भी उसके पास 2 बैल होने के कारण उसके ससुराल से न्योता आया कि उन्हें 2 बैल चाहिए। तो वो यानी अपनी वाइफ की जो मैका था वहाँ पर उन दोनों बैलों को भेजने की सोचता है। संयोग से झुर्री ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेजा। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, अतः वह अड़ गए। झुर्री का जो साला था, जो रिलेशन में उसके साला लगता था, यानी उसकी वाइफ का भाई, उन्हें आगे धमकाता तो पीछे से जोर से उसे मारता। मुश्किल से वे सांझ को एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ जब स्थान पर वे पहुँच गए थे तो उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। उन्होंने चारे को भी मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें वो स्थान पसंद नहीं आ रहा था। उनके अंदर ये बात बैठ गई थी कि शायद हमारे जो मालिक झुर्री है उसने अपने बैल मतलब हमें बेच दिया है, इसलिए उनका उस जगह मन नहीं लग रहा था। नया घर उन्हें बेगारा सा लग रहा था। बैल वापस झुर्री के घर आ जाते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं कि रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह दी और पगे तोड़कर झुर्री के घर पहुंच गए। झुर्री ने सुबह अपने बैलों को जब देखा खड़ा हुआ तो वह गदगद हो गया, खुश हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भाव जो था वो स्नेह में बदल गया और इस तरह से झुर्री ने उनका स्वागत किया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उसने कहा कि ये बैल यहाँ पर वापस कैसे आ गए, जबकि मैंने तो इसे अपने मैके भेजा था। उसने गुस्से में उनको सूखा चारा डाल दिया। बैल जो थे वो चारा खाए तो कैसे। झुर्री ने नौकर को चारे में खली डालने के लिए कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने वो डर गया और डर के वो रह गया कि अब मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। यहाँ पर ये जो उसका एक पार्ट था वो समाप्त होता है कि मतलब झुर्री के 2 बैल होना और उसको अपने ससुराल में भेजना, वहाँ से बैलों का मन ना लगना और ससुराल से भाग आना। इसमें बहुत सारे मुहावरों का भी वर्णन किया गया है। आप इसकी कथा को पूरी तरह से पढ़ना, मैं सारांश रूप में बता रही हूँ। सेकंड पार्ट में उन्होंने दे रखा है कि हीरा मोती दोबारा झुर्री के ससुराल में जाते हैं। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर से हीरा मोती को लेने आ जाता है। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया और उसके सामने सूखा चारा डाला। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झुर्री के साले ने खींचकर उसकी नाक पर खूब डंडे बजाए, परंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थीं, इसीलिए वे पकड़े गए। बैल फिर से भागे। उन्होंने दोबारा से इस चीज़ की कोशिश की कि हम यहाँ से स्वतंत्र हो जाएं। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा उन्होंने डाला, लेकिन शाम के समय भैरों की एक वहाँ पर छोटी सी नन्ही सी लड़की रहती थी जिसकी माँ सौतेली थी। तो वही उसी का वर्णन इस कहानी में फिर आता है कि भैरों की नन्ही सी लड़की जो 2 रोटियां लेकर आती है, रोटियां खाकर
हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि 2 रोटी जो थी वो ऐसा नहीं था कि वो उससे पेट भर जाएगा, लेकिन स्नेहपूर्वक जब वो 2 रोटी वो छोटी बच्ची देती है तो वो अंदर से आत्मा उनकी खुश हो जाती कि हमें भी कोई प्यार करने वाला है। उन्हें पता चला कि नन्ही जो लड़की थी उसकी माँ मर चुकी थी, इसीलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़ी और भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमज़ोर करने के लिए चबाते रहे, लेकिन परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण न भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भाग जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उसका पीछा करा। गांव के जो गया है वो उनका कौन है, साला। गांव के और लोग भी पीछे हो गए कि हम इन्हें पकड़ लें। दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंच गए और वहां पर क्या था, मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाई और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे, क्योंकि अब वो वहाँ से स्वतंत्र हो गए थे और उन्हें अपने मालिक के पास पहुँचना था। यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक सांड से। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ जाता है। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करते हैं। उन्होंने यही किया। सांड एक ने सींग चलाया तो दूसरा उसके पेट पर सींग गाड़ने लगा। सांड के दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसीलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हीरा मोती पकड़े जाते हैं। अब पकड़े कैसे जाते हैं? विजय के नशे में, मतलब वो इस चीज़ में खुश थे कि हमने सांड को हरा दिया है, और दोनों बातें करने लगते हैं। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस जाता है। अभी उसने मटर खाना शुरू ही किया था कि 2 आदमी लठियाँ लेकर आ जाते हैं और हीरा को भागना पड़ता है, परंतु मोती कीचड़ में फंस जाता है, पकड़ा जाता है। हीरा ने मोती को फंसा देखकर वह भी वापस लौट जाता है और रखने वालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। यहाँ पर उनकी दोस्ती बताई गई है। तो यहाँ दोस्ती के कारण वो एक दूसरे के हीरा मोती एक दूसरे का साथ देते हैं। हीरा भागता है, फिर भी अपने दोस्त को जब मोती को फंसा हुआ देखता है तो उसके पास वापस आ जाता है। अब आ जाता है आपका तीसरा भाग। तीसरे भाग में दे रखा है कि हीरा मोती कांजी हाउस में अब उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसका वर्णन उसमें तीसरे भाग में दे रखा है। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। वहाँ पहले से कई भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवारों की जो मिट्टी थी उसको चाटना शुरू किया। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींग से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इससे चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा। उसने वो आवाज़ सुनी। उसने हीरा का जो उजड़ापन देखा तो उस पर उसने डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कोई जाने आज़ाद ही हो जाता। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर लगाकर आजमाइश करने के बाद लगभग आधी दीवार टूट गई। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले
घोड़ियाँ भागीं। फिर उसके बाद बकरी और भैंस। गधा वहीं का वहीं खड़ा रहा। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार के भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी बहुत पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। और सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों ने उनके अंदर खलबली मच गई। उन्होंने मोती को खूब अच्छे से मरम्मत करी, मोटी रस्सी से मोती को भी बांध दिया। अब आता है आपका चौथा भाग। चौथे भाग में दे रखा है, जब हीरा और मोती दोनों को ही रस्सी से बांध दिया, वो दोनों ही कांजी हाउस में बचे थे, तो उनके साथ क्या होता है। उनके साथ हीरा मोती कसाई के हाथ में इस समय दिए जाते हैं। वो कारण क्या था। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ न मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों को ठिठराया, खूब मारा जाता, कुछ खाने को नहीं मिलता। फिर वो नीलामी करने वाले लोगों को बुलाते हैं। कोई उन्हें खरीदने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि उनकी एक एक हड्डी हीरा मोती की दिखाई देने लगी थी, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी के कारण कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार भी नहीं हुआ। अब उन्हें एक डढ़ियल कसाई खरीद लेता है। वे अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। कसाई उन्हें भगाए जाकर उन्हें अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैल का रेवड़ नज़र आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। अब एक परिस्थिति ऐसी आती है कि उन्हें अपने गांव दिखाई देने लगता है उस रास्ते में, और वह वहां से झुर्री के पास पहुंच जाते हैं। अब वो कैसे पहुंचते हैं। सहसा हीरा मोती को लगता है कि रास्ते में उनके जान पहचान की चीज़ें आने लगी हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आ जाती है। जल्दी ही झुर्री का घर नज़र आता है। वे तेज़ी से भागने लगते हैं और थान पर खड़े हो जाते हैं। झुर्री ने उन्हें देखा तो दौड़कर उन्हें अपने गले लगा लिया। बैल भी झुर्री के हाथ चाटने लगे। डढ़ियल कसाई ने बैलों की रस्सी पकड़ ली। झुर्री से कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लेकर आया हूँ। वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। मोती ने उस पर इतना ऐसे सींग चलाता है कि डढ़ियल भाग जाता है, यानी कसाई भाग जाता है। मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। झुर्री ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया, यानी जो उनकी दावत होनी चाहिए, अच्छा खाना उन्हें दे दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार से हमारी ये कहानी समाप्त हो जाती है।